आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलासन सामोता मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के व्याख्यान में हम लेकर आए हैं अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग या बैकवर्ड क्लास और कास्ट सेंसस की पॉलिटिक्स। अन्य पिछड़ा वर्ग और जाति जनगणना की राजनीति क्या है। इस छोटे से व्याख्यान में हम उस सच्चाई को जानेंगे जो अधिकांश भारतवासियों को मालूम नहीं है और इसलिए वे इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी भी नहीं रखते हैं। साथियों, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं ओबीसी वर्सेस जाति जनगणना की राजनीति। बीच में है सेंसस ऑफ इंडिया 1931 वॉल्यूम फर्स्ट इंडिया पार्ट फर्स्ट रिपोर्ट। हमारी जाति जनगणना जारी है, हमारी भी जाति जनगणना जारी है। हमारी जाति जनगणना कौन करेगा, हमें जातिगत जनगणना की आवश्यकता नहीं है। 4 तरह के सवाल यहाँ पर हैं। पहला जो सवाल है वह शेड्यूल कास्ट की तरफ से है कि उनकी कास्ट सेंसस लंबे समय से जारी है और अभी भी चल रही है। दूसरी शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी है जिनकी कास्ट सेंसस होती थी और आज भी हो रही है। तीसरी कम्युनिटी जिसका मानना है कि हमें कास्ट सेंसस की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जाति उत्पत्ति के ही वे आधार हैं। और चौथा समूह है बैकवर्ड क्लास का है जो इस संकट में है कि उनकी गिनती कास्ट सेंसस कौन करेगा। कास्ट सेंसस क्या है और कास्ट सेंसस की आवश्यकता क्या है, इसे जानने से पहले हमें छोटे छोटे 6 सवालों का जवाब खोजना होगा और वही जवाब कास्ट सेंसस की पॉलिटिक्स और अदर बैकवर्ड क्लास, इन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया है उस कॉन्फ्लिक्ट को हमें समझाता है। साथियों, बिल्कुल सामान्य रूप से राजनीति विज्ञान के शोधार्थी आम पाठक होने के नाते आपको ये समझना चाहिए, जाति की उत्पत्ति। स्वाभाविक रूप से मैंने अनेक वीडियो में ये बताया है, वैदिक सभ्यता जहाँ से ब्राह्मण धर्म के अनुसार भारतीय सनातन का जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुई है, विकास हुआ है। जो वर्ण धर्म की व्यवस्था थी, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्णों की बात थी। यही व्यवसाय आधारित, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था आगे चलकर जाति व्यवस्था में तब्दील हुई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जाति उत्पत्ति के लिए केवल वैदिक सभ्यता जिम्मेदार है। नंबर 2, जाति और जनगणना के साक्ष्य क्या हैं। साथियों, ब्रिटिश एम्पायर के दौरान कास्ट सेंसस हुई और लास्ट जो कास्ट सेंसस थी वह 1931 की थी, जिसे आप देख सकते हैं जो मैं टेबल में आपको बताऊंगा। तीसरा, 2011 और जातिगत जनगणना का सवाल क्या है। साथियों, अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लिए 1931 की अंतिम जातिगत समग्र जातिगत जनगणना से लेकर 2011 तक जाति जनगणना जारी है। लेकिन जो अन्य जातियों के लिए 1931 में जनगणना हुई थी वह जनगणना उसके बाद पिछले लगभग 100 साल या 90 सालों से ज़्यादा साल हो गए, इन वर्षों में नहीं हुई है। जिस जाति व्यवस्था को वैदिक सभ्यता ने जन्म दिया उस जाति व्यवस्था के लिए, उसके लीगल फ्रेमवर्क के लिए अंग्रेज़ों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसने जाति को जन्म दिया वह जाति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। ब्रिटिश एम्पायर में प्रतिनिधित्व के लिए जातियों की गणना की गई और उस गणना के आंकड़े पहली बार वैज्ञानिक रूप से, वैधानिक रूप से सबके सामने आए। उस जनगणना के अनुसार लगभग 70% अनुसूचित जाति जनजाति, जिसमें से 52% अन्य पिछड़ा वर्ग था। उसी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर काका साहब कालेलकर कमीशन, बीपी मंडल कमीशन और अन्य पिछड़ा वर्ग को सार्वजनिक क्षेत्र में, राजनीतिक नहीं केवल सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो पिछड़े वर्ग व जाति जनगणना की राजनीति क्या है। संघ सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दायर याचिका जिसमें पिछड़े वर्ग की जनगणना कराने के लिए संघ सरकार को निर्देशित करने की बात कही गई, उसके विरुद्ध में केंद्र सरकार, जो भाजपा की सरकार है, उसने इसे प्रशासनिक कठिनता और बोझिल बताकर जनगणना कराने से मना कर दिया। साथ ही सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़े त्रुटिपूर्ण बताकर उन्हें भी सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। आखिरकार ऐसा क्यों है,
क्यों प्रशासनिक कठिनता की बात कही गई है और इसे बोझिल क्यों कहा गया, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना निरंतर होती आ रही है तो अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना क्यों नहीं हो सकती। वह प्रशासनिक रूप से कठिन कैसे है, वह बोझिल कैसे है और वह जातिवाद को बढ़ावा देने वाली कैसे है। यदि जाति भारत में समाप्त हो गई होती तो यह जवाब निसंदेह उचित होता, लेकिन राजस्थान में पिछले 6 महीने में सभी जातियों ने जाति सम्मेलन आयोजित किए हैं, इसलिए उन जाति समुदायों को तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। वो अपने मुंह पर ताला लगा कर रखें, क्योंकि वो जातिवाद के, कट्टर जातिवाद के सबसे बड़े समर्थक हैं। साथियों, इस जाति व्यवस्था के संदर्भ में यदि हम संघ सरकार जो गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले महारजिस्ट्रार और जनगणना विभाग की बात करें तो वह हमारे सामने कौन से तथ्य प्रस्तुत करता है, आइए मैं आपको ले चलता हूं आधिकारिक वेबसाइट जो गृह मंत्रालय के अधीन आती है, उसके बाद हम इस पर बातचीत करेंगे। कौन पिछड़े वर्ग की जाति गणना नहीं चाहते हैं और क्यों नहीं चाहते हैं, ये सवाल बाद में हम दोहराएंगे। सबसे पहले हमें ब्रिटिश एम्पायर की अगर बात करें तो ये वह सब्सिडायरी टेबल है जहां कास्ट, ट्राइब और रेस की बात कही गई है। ये अंतिम जनगणना है जिसमें समग्र रूप से जातियों की गिनती की गई। जहां आप टाइटल के रूप में मैं आपको बता दूं तो यहां आप देख पा रहे हैं कि भंगी, बोहरा, ब्राह्मण, चंबार, धोबी, कुणबी, कुम्हार, महार, मांग, राजपूत, तेली, वेदार, वगरी, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, ये तमाम तरह के मैंने केवल उदाहरण के लिए बताया है। 1931 की जनगणना के अंतिम आंकड़े हैं जो जाति जनगणना के समग्र आंकड़े थे, जिसमें सभी जातियों की जनगणना की गई इंक्लूडिंग एससी और एसटी ट्राइब्स के साथ, ओबीसी और अदर क्लासेज। अब साथियों, अगर हम भारत सरकार के इस मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएं जो कि आधिकारिक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंसस ऑफ इंडिया, जैसे ही हम गूगल पर जाकर इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वेबसाइट खुलेगी। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय भारत सरकार, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अधीन आता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लेकिन सबकी गिनती नहीं करेंगे तो सबका विकास कैसे होगा। यहाँ डाटा रिसोर्स पर अगर जाकर हम सेंसस क्वेश्चंस की बात करें, जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है, ये प्रश्नावली सूची होती जिसके तहत डाटा कलेक्शन किया जाता है। 1872 से 2011 तक के हमारे पास डाटा अवेलेबल हैं। ये उन लोगों के लिए, उन शोधार्थियों के लिए जो बिना सोचे समझे तथा कथित या जो नोशन माइनॉरिटी के द्वारा या जो हेजमनी जो पावर पर है, सत्ताधारी जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं 10% के आसपास, उनके नोशन को वो फॉलोवर हैं, न्यू क्षत्रियों की भूमिका निभाते हैं। साथियों, 1872 की सेंसस की प्रश्नावली है और इस प्रश्नावली का अगर आप देखोगे 6 जो नंबर का क्वेश्चन है रेस, जहाँ नस्ल की बात कही गई है। 13 नंबर पर कास्ट और क्लास की बात कही गई है, जहाँ ये डाटा कलेक्शन किया जाता था। अब अगर हम अंतिम जनगणना जो 1931 की बात ये कह रहे हैं समग्र रूप से, इसकी बात करें तो यहाँ हमारे पास कॉलम है 8 नंबर पर, ये प्रश्न संख्या 8 है, जहाँ लिखा हुआ है रेस, ट्राइब और कास्ट। रेस यानी कि नस्ल, ट्राइब यानी कि आदिवासी है या नहीं है, और कास्ट यानी कि जाति। इसके माध्यम से सभी जातियों के डाटा संग्रहित किए गए। इसके हिसाब से 52% अन्य पिछड़ा वर्ग है और लगभग अनुसूचित जाति और जनजाति को मिला लिया जाए तो ये 70% के आसपास है, यानी कि बाकी 30% जिसमें माइनॉरिटी जैन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं और अन्य हैं, कुल मिलाकर लगभग 90% लोग हैं। 10% लोग जो उस समय भी सत्ता में थे आज भी सत्ता में हैं, जिन पर हम बात करेंगे कि कौन नहीं चाह रहा, क्यों नहीं चाह रहा। ये साथियों, इसके बाद अगर हम चलें तो सीधे 1961 की जनगणना की बात करते हैं, वो कंटिन्यू है 1951 तक। 1961 में इस कॉलम की जगह एक नया कॉलम जोड़ा गया है, नया क्वेश्चन जोड़ा गया है। 5 नंबर पर आप देख सकते हैं एससी और एसटी, ये 1961 में जोड़ा गया। इससे पहले ट्राइब्स, रेस और कास्ट हुआ करता था। इसका मतलब है इसमें कास्ट का कोई कॉलम नहीं है, केवल एससी और एसटी के लिए कहा गया। इसका मतलब है कि 1961 से पहले भी और 1961 से
स्पेसिफाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की गिनती हो रही है वो सामान्य जनगणना के तहत ही होती है, अलग से नहीं है। लेकिन बाकी जातियों की गणना नहीं, जिसमें विशेष रूप से सबसे ज़्यादा जो 60% से ज़्यादा है उस बैकवर्ड क्लास की गिनती नहीं हो रही, जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र में जिनकी संख्या ज़्यादा है वो अपने अधिकारों की जो लड़ाई है नहीं लड़ पा रहे हैं। हम 2011 की जनगणना में चलते हैं, ये है 2011 और इसमें भी आप कॉलम देखेंगे तो कॉलम नंबर आपको मिलेगा और इसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ पर इस सेंसस के माध्यम से डाटा इकट्ठा किया गया है। ये 8 नंबर पर है, इसमें थोड़ा स्पेशल लिख दिया गया। शेड्यूल कास्ट वहाँ भी 8 नंबर पर था, SC/ शेड्यूल ट्राइब्स ST, यानी कि 2011 तक भी ये जनगणना लगातार जारी है। इस मंत्रालय की सोर्स से हम देख सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए, तो इसका मतलब है कि अनुसूचित जाति के लोग OBC की कास्ट सेंसस के लिए उनको कहना चाहिए, लेकिन नहीं कहेंगे क्योंकि उनकी गिनती हो रही है। शेड्यूल ट्राइब्स को कहना चाहिए लेकिन नहीं कह रहे क्योंकि उनकी भी गिनती हो रही है। तो ये दो जो कम्युनिटी हैं वो कास्ट सेंसस की बात नहीं करेंगी क्योंकि उनकी ऑलरेडी सेंसस हो रही है। अब तीसरी कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं, जिस पर हम परिचर्चा कर रहे थे, तो इस तीसरी कम्युनिटी के पास अगर हम चलते हैं तो इस तीसरी कम्युनिटी में आप देखोगे कि इसकी गिनती का मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी भेजा गया है और सरकार ने हलफनामा भी दायर किया है। अब अगर हम ये बात करें कि क्यों ऐसा नहीं किया जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस OBC की जातिगत जनगणना को राजनीति का आयाम दे रहे हैं। कौन पिछड़े वर्ग की जाति गणना नहीं चाहते और क्यों नहीं चाहते। SC और ST को भी ये मांग उठानी चाहिए कि उनकी तरह ही OBC की भी गणना की जाए, क्योंकि वो बहुजन कम्युनिटी से हैं जो 90% के आसपास है। माइनॉरिटी को भी ये मांग उठानी चाहिए, इसका समर्थन किया जाना चाहिए। इस गणना के माध्यम से जो प्रतिनिधित्व का हकदार वे हैं वो प्रतिनिधित्व उन्हें मिले, ये सबसे बड़ा उनका तर्क है। दूसरी तरफ जो जनगणना के प्रतिरोधी हैं, वे लोग जिनकी गिनती हो रही है वे भी प्रतिरोधी हो सकते हैं। वे लोग जिनकी गिनती नहीं है, संख्या में वो बहुत कम है, लेकिन प्रतिनिधित्व, जिसे विधायिका मैंने कहा, कार्यपालिका कहा, न्यायपालिका कहा, मीडिया कहा और व्यवसाय, निजी व्यवसाय, उन सब में 95% क्षेत्र पर, संसाधनों पर केवल उन जातियों का कब्जा है जो संख्या में 10% से भी कम हैं। तो वे गिनती नहीं चाहते हैं। कौन पिछड़े वर्ग की जाति गणना नहीं चाहते? वे लोग जो संख्या में बहुत कम हैं, वे जातियां जो संख्या में बहुत कम हैं, लेकिन वे तमाम मलाईदार पदों पर स्थापित हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज हैं, बिजनेस क्लास है, बॉलीवुड है, क्रिकेट है, तमाम तरह की व्यवस्थाओं में वो काबिज हैं। अगर गिनती होती है तो ये प्रतिनिधित्व की मांग उठेगी और उन्हें ये पद छोड़ने पड़ेंगे, वो नहीं चाहते हैं। जिनकी गिनती हो रही है उनको भी आवश्यकता नहीं, इसलिए वो भी नहीं चाहते हैं। अब सरकार जिसकी हम बात कर रहे हैं तो वह अल्पसंख्यकों की सरकार। अल्पसंख्यकों का मतलब है कि जो संख्या में कम है वो निर्णायक पदों पर विराजमान हैं, पंडित नेहरू से लेकर मोदी तक। तो जो लोग सत्तासीन हैं वो भला क्यों चाहेंगे गिनती हो। तो ये OBC पिछड़े वर्ग की कास्ट सेंसस को लेकर पॉलिटिक्स है, जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा पेश किया है और न्यायपालिका जिस पर भी लगभग 200-300 परिवारों का ही कब्जा है, वे भी पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं चाहेंगी। तो अब पिछड़े वर्ग की गिनती कौन करे और कैसे कराया जाए। 1931 में इस समुदाय की संख्या 52% थी। नो डाउट इतने सालों में बढ़ी ही होगी। अगर इसे ज़्यादा भी नहीं तो 70% भी माना जाए तो 2/3 जनसंख्या इस देश में बैकवर्ड क्लास की है, लेकिन वो उनकी गिनती नहीं है। कितने लोग हैं, कितना इनका रिप्रेजेंटेशन है। तो कास्ट सेंसस वैसे ही है जैसे जानवरों की, पशु पक्षियों की गिनती की जाती है, पेड़ों की गिनती की जाती है, वैसे इंसानों की गिनती है। और ये गिनती जातिवाद को कदापि बढ़ावा नहीं देने वाली है, क्योंकि जाति तो ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसका अंत नहीं होने वाला। जैसा बाबा साहब ने कहा है, जब तक हिंदू धर्म शास्त्रों को अस्वीकार नहीं किया जाता, उनका अंत नहीं होगा, तब तक जाति का भी अंत नहीं होने वाला है। और इसलिए
जाति आधारित प्रतिनिधित्व देने के लिए या राजनीतिक प्रतिनिधित्व या सरकारी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व या शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिनिधित्व, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया और तमाम तरह के जो व्यवसाय, उनमें उचित प्रतिनिधित्व, सब जितना जिसकी आबादी उतना उसका हक उसे मिलना चाहिए, ये जो सामाजिक न्याय की धारणा है उसे तब तक लागू नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, ये था मेरा छोटा सा व्याख्यान, अन्य पिछड़े वर्ग की स्थिति और जाति जनगणना की राजनीति क्या है और कौन लोग इस जनगणना का विरोध करते हैं और इस जनगणना के होने से उनका बहुत बड़ा नुकसान है और जनगणना नहीं होने से उनका बहुत बड़ा फायदा है। ये थी जाति जनगणना की राजनीति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।